बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप और मैं यूएनओ के नाम के साथ जानते हैं, ये एक तंजीम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से और जो दूसरे जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं उसके हवाले से। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आज मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, कब बनी, किस लिए बनी, इसके कितने मेंबर हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, कितनी एजेंसीज हैं और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से किस तरह के एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज अब तक प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो चले चलते हैं इसकी शॉर्ट बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ। बेसिकली इस तरह से बात है, वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम के बाद यूरोपियन कंट्रीज और अटलांटिक ओशन के शोर्स पर जो कंट्री सिचुएटेड हैं वो इकट्ठे होकर बैठ गए और उन्होंने एक लीग बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोला जाता था लीग ऑफ नेशन, के वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी कायम की जाए। लेकिन जब हमारे पास 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई तो लीग ऑफ नेशन अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 हमारे पास इख्तिताम पजीर होती है, बहरहाल वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोपियन, अटलांटिक और पैसिफिक कंट्रीज आपस में फिर से बैठ गए सैन फ्रांसिस्को में, जो कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सिटी है। वहां पर एक तंजीम की बुनियाद रखी गई और उस तंजीम का एक चार्टर पेश किया गया जिसको हम मंशूर बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर 26 जून 1945 को पेश किया गया और उसी वक्त इस पर 50 कंट्रीज ने साइन कर दिए। बाद में 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी इस पर साइन कर दिए। तो इस तरह से स्टार्ट में इस पर 51 मेंबर्स ने साइन कर दिए। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास 51 स्टेट्स थे। बहरहाल 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बाकायदा लाहे अमल में आई, यानी बाकायदा तौर पर इस तंजीम का आगाज हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 से हुआ। अभी चलते हैं इसकी और इंफॉर्मेशन की तरफ। इसके कितने विंग्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं और कितनी एजेंसीज हैं, तो चलें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जो चीज़ डिस्कस करूंगा वो हमारे पास इसके ऑर्गन्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट इसके याद रख लें, 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स में से जो पहला है वो हमारे पास है यूएन जनरल असेंबली, दूसरा हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको आईसीजे कहते हैं। पांचवा जो है हमारे पास वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। छठा जो है वो हमारे पास है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। याद रख लें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एक यूएन जनरल असेंबली है और एक हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो हमारे पास न्यूयॉर्क है। इसी तरह से जो हमारे पास यूएन जनरल असेंबली है इसका हेडक्वार्टर भी हमारे पास न्यूयॉर्क है, सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी हमारे पास न्यूयॉर्क है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क है। यूएन सेक्रेटेरिएट जाहिर है ही हेडक्वार्टर ये हमारे पास न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो हमारे पास आईसीजे है इसका कैपिटल हमारे पास हॉग सिटी है। अच्छा, आपने अक्सर नाम सुना होगा यूनिसेफ का, यूनेस्को का और इसी तरह से यूएनएचसीआर वगैरह वगैरह का। ये हमारे पास यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर ये बेसिकली एजेंसीज हैं और ये जो एजेंसीज हैं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हैं। ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि ये जो हमारे पास एजेंसीज हैं ये हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं। ये इसके बेसिकली पार्ट्स हैं और इनकी टोटल तादाद कितनी है, ये हमारे पास 15 बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एजेंसीज हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं, यानी ये इसके विंग्स हैं, जिसमें आपके पास IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है। क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कितने हैं, तो ऑर्गन्स याद रख लें 6 हैं और आपके माइंड में ये सब आ जाते हैं, तो याद रख लें ये सब यूनाइटेड नेशंस की जो एक ऑर्गन है जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला जाता है उसकी एजेंसीज हैं। यानी इस सब का जो वर्क है वो यूनाइटेड नेशन के इस ऑर्गन के नीचे आ जाता है।
इसी तरह से मैं इनको डिस्कस करता हूँ। जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये हमारे पास कब फाउंड हुई? तो ये हमारे पास फाउंडेड इन, आपको पहले बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन अगर चार्टर की बात की जाए, चार्टर कब साइन हुआ, तो चार्टर याद रख लें 26 जून 1945 को इसका साइन हुआ था। कितने कंट्रीज़ ने उस टाइम साइन किया? तो 50 कंट्रीज़ ने उस टाइम साइन किया, और प्लस एक जो हमारे पास पोलैंड थी, उसने बाद में 15 अक्टूबर 1954 को साइन किया था। तो इस तरह से स्टार्ट में टोटल 51 स्टेट्स थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन किए थे। मौजूदा यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स की तादाद है वो हमारे पास 193 है। उसके जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं वो हमारे पास 2 हैं, याद रख लें। वो कौन से हैं? एक हमारे पास होली सी है और दूसरा हमारे पास पैलेस्टाइन है। पास ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है यूनाइटेड नेशन के? तो याद रख लें, यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास 6 हैं। कौन कौन से हैं? अरेबिक, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, रशियन एंड फ्रेंच। तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अच्छा, जो हमारे पास यूएन जनरल असेंबली है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। याद रखें, इसका जो हमारे पास प्रेसिडेंट है इस टाइम, उसका नाम हमारे पास अब्दुल्ला शाह है, और ये हमारे पास मालदीव से ताल्लुक़ रखता है। और ये 76th हमारे पास जनरल असेंबली का जो सेशन है उसका प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो हमारे पास 75th सेशन था उसका प्रेसिडेंट हमारे पास वोल्कान ओस्किर था, और इसका ताल्लुक़ हमारे पास तुर्की से था। जब हमारे पास इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली के सेशन में जो स्पीच की थी वो हमारे पास 74th सेशन था। मौजूदा सेशन है वो हमारे पास 76th चल रहा है। पहले कि मैं यूएन जनरल असेंबली से सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करूं और उसकी तरफ जाऊं, मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूं इस हवाले से कि पाकिस्तान ने यूएन कब ज्वाइन की। पाकिस्तान ज्वाइंड यूएन ऑन 30 सितंबर 1947। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत मरतबा आया है। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जिसने अपोज़ किया था पाकिस्तान को, अपोज़, वो हमारे पास अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अपोज़ किया था यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान 1945 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन चुका था। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने बोला अब्दुल्ला शाह जो है वो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल, अब्दुल्ला शाह इस टाइम प्रेसिडेंट है, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हमारे पास एंटोनियो ग्यूतरेस है, और इसने हमारे पास 2020 में चार्ज लिया है। इसी तरह से जो हमारे पास पहला यूएन का सेक्रेटरी जनरल था वो हमारे पास एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल था, और उसका नाम था हमारे पास सर ग्लैडविन जेब। का ताल्लुक हमारे पास बरतानिया से था, और जो पहला हमारे पास मेन सेक्रेटरी जनरल था बेसिकली, उनका नाम हमारे पास ट्रैगेव ली था, और इनका ताल्लुक हमारे पास नॉर्वे से था। तो आपने सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद जो हमारे पास यूएन की जनरल असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हमारे पास 10 जनवरी 1946 को हुई थी। ये था सारा हाल अहवाल यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके बारे में। इसके बाद जो हमारे पास जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा विंग है वो हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। आपने सुना होगा अक्सर, अच्छा आपने सुना होगा अक्सर वीटो के इख्तियारात। तो जो वीटो के इख्तियारात हैं वो हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के पास हैं। तो याद रख लें, सिक्योरिटी काउंसिल के हमारे पास 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर में से जो 5 हैं वो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम बरतानिया, फ्रांस है,
साथ में इसके साथ हमारे पास रशिया है, और जो 5वां है वो हमारे पास चाइना है। ये हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो का इख्तियार आते हैं, यानी कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो और अगर 4 उसके हक में वोट दे रहे हैं और इनमें से कोई एक स्टेट भी अगर रिफ्यूज़ कर दे तो ये उसका वीटो का इख्तियार है और उस चीज़ को उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो 10 मेंबर्स हैं वो इसके टेम्परेरी हैं। 10 मेंबर में से याद रख लें जो हमारा पाकिस्तान है ये भी 6 दफ़ा सेलेक्ट हो चुका है, 6 टाइम्स, और लास्ट टाइम पाकिस्तान 2003 से 2004 में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। इम्पॉर्टेंट बात सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये है, इसका जो प्रेसिडेंट हमारे पास होता है वो हर महीने चेंज होता है, मंथली, हर मंथ इसका नया प्रेसिडेंट होता है। और किस बेस पर चेंज होता है याद रख लें, अल्फ़ाबेटिकली तौर पे। ये चीज़ इसका प्रेसिडेंसी के लिहाज से सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मंथ के बाद इसका एक नया प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद जो हमारे पास है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हमारे पास तीसरा विंग है। पहले भी बता चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास हैग सिटी में है। और ICJ का जो हमारे पास टेन्यूर होता है वो हमारे पास 9 ईयर होता है, यानी जो एक बेंच सेलेक्ट होता है वो 9 सालों तक वैलिड होता है, 9 सालों तक काम कर सकता है। इसमें जो हमारे पास जजेस की तादाद होती है वो हमारे पास 15 होती है, यानी 15 जजेस हमारे पास ICJ के बेंच के मेंबर होते हैं जो 9 सालों तक काम करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं आपको 3 की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है 3 ऑर्गन्स की वो बता चुका हूँ। जो हमारे बाकी 3 ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है उसके 15 एजेंसीज हैं। ये यूनिसेफ, यूनेस्को बता चुका हूँ पहले, वो भी हमारे पास पेंडिंग रह गए, और UN सेक्रेटरीट। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उन 3 ऑर्गन को डिस्कस करूँगा। उससे हटकर ये जो पिछले 3 ऑर्गन की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए काफ़ी है। आप जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे इसी में से ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।